नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण की। छठे चरण को लेकर प्रचार आज संपन्न हो गया है। छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होना है, लेकिन इसी के साथ अंतिम फेज यानी कि 7वें चरण की घड़ी भी अब नजदीक आ गई है। 7वें चरण की अगर बात की जाए तो इस चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें काशी भी शामिल है। और शायद यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जहां पर एक तरफ अमित शाह लगातार काशी में 4 दिनों से कैंप कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वही पीएम मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिनों के प्रवास पर आने वाले हैं, जहां पर वो रोड शो करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही इसी के साथ प्रयास होगा पूर्वांचल की हवा को बदलने का। लेकिन आखिर क्यों है पूर्वांचल की ये लड़ाई अहम, और आखिर क्यों आखिरी चरण में तमाम नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में। यूपी की लड़ाई अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है। छठे चरण का प्रचार संपन्न होते ही सभी नेता 7वें चरण के लिए ताकत झोंक रहे हैं। 7वें चरण से ही यूपी में हवा का रुख तय हो जाएगा और इसलिए बीजेपी इस चरण को सबसे मजबूत बनाने में जुटी है। पीएम मोदी और अमित शाह ने खास प्लानिंग की है। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने काशी में डेरा डाल लिया और उन्होंने कल इसकी शुरुआत प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद के साथ शुरू कर दिया। और इसके बाद अब मैं इस वक्त भाजपा कार्यालय के सामने खड़ा हूं, जहां पर आप देखिए जो रोड शो में गाड़ियां होंगी वो पहुंच गई हैं। और अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 7वें चरण के 9 जिलों को काशी से साधने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी 3 दिन काशी में ही प्रवास करेंगे, जिसमें 3 मार्च को चंदौली में सभा होगी, 4 मार्च को वाराणसी में रोड शो होगा, जिसमें लंका से पांडेयपुर तक लंबा रोड शो होगा। साथ ही जौनपुर बॉर्डर पर भी सभा हो सकती है। यानी वाराणसी से ही पीएम मोदी 7वें चरण के 9 जिलों को बीजेपी के पक्ष में संदेश देंगे। पूर्वांचल की 111 सीट्स का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये रेस का आखिरी दौर है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि रेस में मान लीजिए 4 लैप्स हैं, तो आखिरी लैप में जो है वो एक खिलाड़ी पीछे भी दिखाई दे रहा होता है, तो वो दौड़ते दौड़ते दूसरों को हराते हराते आगे आ जाता है। यानी निर्णायक दौर जो है वो आखिरी लैप होता है। वहीं अगर बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह की बात की जाए तो पहले से ही वाराणसी में डेरा डाल चुके हैं। यहीं से आसपास के जिलों में जनसभा समेत अन्य कार्यक्रमों को पूरा कर शाम को लौट जाते हैं। अपने 4 दिन के प्रवास में अमित शाह पूर्वांचल की 7वें चरण की सीटों पर सभा कर रहे हैं। जो अपना अभी तैयारी चल रही है, 4 तारीख को महानगर में शहर स्तर पर जो है एक बड़ा रोड शो करने की जो तैयारी चल रही है उसकी तैयारी करें, और 5 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र में खजूरी में जैसा प्रस्तावित है जनसभा होने की बात है, उसकी तैयारियां जिला स्तर पर तैयारी कर रहा है। रोड शो की तैयारी महानगर की टीम पूरी लग के कर रही है। हाँ, प्रयास तो है, लेकिन अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि उसका डिटेलिंग अब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रोड शो की हमारी संख्या जहां से हो वहां तक हर जगह केवल नरमुंड दिखे, केवल कार्यकर्ता ही दिखे, ऐसी व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह का प्रयास है कि पीएम मोदी के आने से पहले ही काशी और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे। इसके लिए वो पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर भी शाह ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में जहां पर एक तरफ अमित शाह लगातार काशी में कैंप कर पीएम मोदी के रोड शो के लिए कार्यक्रमों के लिए रणनीति तय कर रहे हैं, तो वही पीएम मोदी 4 और 5 मार्च को काशी में रोड शो कर जनसभा कर पूरे पूर्वांचल को बड़ा संदेश देने का प्रयास करेंगे काशी से। 7वां और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र जिले शामिल हैं। छठे चरण की 57 और 7वें चरण की 54 सीटों के साथ ही प्रदेश की बची हुई 111 सीटों पर मतदान हो जाएगा। अगर छठे और 7वें चरण की सीटों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि कुल 111 सीटों में बीजेपी के पास 72 सीटें हैं। 7वें चरण की जिन 54 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें इस वक्त अपना दल के पास 4, सुभाषपा के पास 3 और निषाद पार्टी के पास 1 सीट है। अब देखना है कि 3 मार्च और 7 मार्च को जनता किसके पक्ष में वोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो छठे चरण का प्रचार खत्म होने के बाद सभी
सभी की निगाहें 7वें यानी कि आखिरी चरण पर लगी हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से इस फेज को अंत भला तो सब भला के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि नेताओं के बयान अब ज्यादा तीखे हो चले हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से लगातार उन जिलों में जाया जा रहा है जिन्हें मतदान होना है 7 मार्च को। पॉलिटिकल पार्टीज ये बात जानती है कि अगर पूर्वांचल की हवा को बरकरार रखना है तो काशी समेत वो जिले जहां को लेकर समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दोनों की ओर से जोरदार हमले भी किए जा रहे हैं। सुनिए। छठे चरण के मतदान में सीएम योगी गोरखपुर सदर से ताल ठोक रहे हैं। वहीं अखिलेश भी पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाने की जुगत में लगे हैं। मायावती अपनी पारंपरिक सीट बचाने में जुटी हैं। ऐसे में इन दिग्गजों ने अपने अपने इलाकों में जमकर प्रचार किया। महाराजगंज के परतावन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताया। सीएम ने कहा, पिछले 5 साल के दौरान यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। 5 साल में किसी ने दंगा करने का तो साहस किया, किसी गरीब को छेड़ने का, किसी गरीब की जमीन पे कब्जा करने का तो साहस किया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दंगाइयों को रोकने वाली, बिना भेदभाव की सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 364 से अधिक दंगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगा कोई कर नहीं सकता। वहीं अखिलेश यादव ने बलिया के फेफना में जनसभा को संबोधित किया। रैली में समर्थकों का हुजूम देखकर अखिलेश यादव का जोश दोगुना हो गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार बीजेपी को साफ करना है। अखिलेश ने रैली के दौरान बलिया के युवाओं से रोजगार देने का वादा भी किया। कुछ लोग तेल मालिश कर करके वोट मांग रहे हैं, चाहे ये बीजेपी वाले चंपी करें और चाहे 700 बार उठ करके कान पकड़ करके उठक बैठक भी लगाएंगे, तब भी किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया और सरकार पर महंगाई और किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाकर निशाना साधा। इनके गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। छठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की 111 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में पूर्वांचल में होने वाली यही 2 चरण यूपी की सियासत में हवा रुख तय करेंगे। अब जनता तय करेगी कि किसके दावों और वादों में दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यानी कि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी जंग अब अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गई है और अंतिम लड़ाई यानी कि आखिरी फेज की वोटिंग जो है वो 7 मार्च को होनी है, जिसके तहत अगर बात की जाए तो बनारस, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर समेत 9 जिलों में वोटिंग होनी है। लेकिन क्या कहता है इन जिलों का सियासी लेखा-जोखा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 7वें चरण यानी पूर्वांचल में मतदान के लिए घमासान शुरू हो गया है। 7 मार्च को जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। सियासी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवारों के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में जुटी है। 7 मार्च को जिन 9 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें आजमगढ़ की 10 सीटें, मऊ की 4 सीटें, गाजीपुर की 7, जौनपुर की 9, वाराणसी की 8, मिर्जापुर की 5, चंदौली की 4 सीटें, सोनभद्र की 4 सीटें, भदोही की 3 सीटें शामिल हैं। 7वें चरण की जंग में उतरे सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 9 जिलों के प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभा में जनता को लुभाने के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। 7वें चरण में काशी के आसपास के जिलों में वोटिंग होनी है। 7वें चरण में पूर्वांचल की आधी सीटों पर घमासान होना है। इसके लिए 613 उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं।
इस 7वें चरण में 54 सीटों पर अलग अलग दलों के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। अब 7 मार्च को जनता इन उम्मीदवारों की किस्मत तय कर देगी, जिसका 10 मार्च को फैसला आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड में चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, लेकिन 10 मार्च से पहले ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक बड़े नेता जो हैं वो बैठकें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि भले नतीजे 10 मार्च को आए, लेकिन उसके पहले लॉबिंग और खेमेबंदी जो है वो लगातार चल रही है। क्या इसके जरिए ये मान लिया जाए कि नतीजे आने के बाद कुछ बड़ी फेरबदल हो सकते हैं उत्तराखंड में? देखिए इस रिपोर्ट। बीजेपी में वोटिंग के बाद भीतरघात के आरोपों को लेकर मचा बवाल। प्रदेश अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार और सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी पूर्व सीएम को एक एक कर दिल्ली बुलाया जाना सियासी रूप से घटनाएं कई संकेत दे रही हैं। बीजेपी नेता भले इसे वोटिंग के बाद की समीक्षा बता रहे हों, लेकिन असली जड़ में सत्ता में वापसी और सत्ता से बाहर होने की हालत में बदलने वाले पार्टी के अंदरूनी समीकरण बड़ी वजह है, और इनमें एक है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। तमाम तरह की जो मतदान के बाद जो समीक्षा होती है, जो हम लोग सदैव करते हैं, उन्हीं सारे विषयों पर बातचीत होती है। केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक लेता है। कुछ सीटें अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे फंसी हुई हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिन में और स्थिति क्लियर होगी, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। चर्चा है कि बीजेपी सरकार बनने और नहीं बनने दोनों ही सूरत में प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है। सरकार बनी तो मदन कौशिक का मंत्री बनना तय है, और अगर सरकार नहीं बनी तो भी पार्टी संविधान के मुताबिक 2023 में संगठन के चुनाव होने। ऐसे में अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी में इसको लेकर हो रही लॉबिंग चर्चाओं में है। और एक दो नहीं, अचानक एक के बाद 4 विधायक जो चुनाव लड़ने उन्होंने पहले उन्होंने कहा, उसके बाद और दूसरे लोग भी कहने लगे हैं कि साहब पार्टी में टांग खिंचाई हुई है, और पार्टी के लोगों ने सीधे सीधे मदन कौशिक का नाम है जो कि पार्टी अध्यक्ष है। तो मदन कौशिक बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे अब इस सीट पर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि हमें नया चेहरा ढूंढना चाहिए। तो उसके लिए भी रायशुमारी हो रही होगी, पूछ रहे होंगे भाई अगर हम अध्यक्ष उसको बना, आगे कोई टांग खिंचाई नहीं करनी है तो सबकी सहमति से कुछ किया जाए कि एक ऐसा चेहरा आगे के लिए उत्तराखंड में तैयार किया जाए कि जो संभाल सके पार्टी को। सूत्रों की माने तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी पार्टी संगठन की परफॉर्मेंस से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उसके आगे अब 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा टारगेट है। सरकार बनी तो ठीक, वरना पूरा दारोमदार पार्टी संगठन पर ही होगा। तो ऐसे में संगठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कोई ढील नहीं बरतना चाहता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, हर तरफ सरकार बनाने की जंग लगातार चल रही है। हमारे इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आगे देखते रहिए न्यूज़ 18। शिवरात्रि का महापर्व है और पूरे प्रदेश में शिवरात्रि की धूम है। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार, नैनीताल, कोटद्वार, विकासनगर, अल्मोड़ा और टिहरी के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी और अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन किए। और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार, नैनीताल, कोटद्वार, और साथ ही ये भी दिखा रहे हैं कि भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और भगवान शिव को खुश करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त जो है वो मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। तो आज महाशिवरात्रि के दिन आपको बता दें विधानसभा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर वनखंडी मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही वनखड़ी मंदिर में लगने वाले शिवरात्रि मेले का भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। वहीं भगवान शिव से राज्य और देश में खुशहाली के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कामना की। तो महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, अपनी विधानसभा पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। आज महाशिवरात्रि है और चकरपुर शिवखंडी मंदिर में जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाया और बेलपत्र भी चढ़ाकर देश की खुशहाली की कामना की। तो ये 2 तस्वीर, पहली तस्वीर जल चढ़ाते हुए, दूसरी तस्वीर भी बेलपत्र और जल चढ़ाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।
ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का सोच रहे हैं तो आपका पहला कदम होना चाहिए DYOR यानी डू योर ओन रिसर्च। किसी भी निवेशक के लिए जरूरी है कि वो निवेश के वित्तीय जोखिम को समझे, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जाने और फिर सोच समझकर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्रिप्टो करेंसी कैसे डेवलप हुई और भविष्य में विकास की क्या योजनाएं हैं? क्या ये क्रिप्टो करेंसी सही में डिसेंट्रलाइज्ड है? कौन से एक्सचेंज आपकी चुनी हुई क्रिप्टो करेंसी ऑफर करती है? क्या ये किसी समस्या का समाधान करता है? टारगेट मार्केट कितना बड़ा है? एंट्री के लिए कोई कानूनी बाधाएं तो नहीं? क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन की खासियत क्या है? संभावित खतरों को पहचानें। पोटेंशियल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले इन की एलिमेंट्स को भी समझना जरूरी है, जैसे कि यूटिलिटी और यूज केस, कम्युनिटी टीम जैसे डेवलपर, एडवाइजर, पार्टनर, मार्केट कैप, वेबसाइट और व्हाइट पेपर कंपटीशन, रोड मैप और विजन, ट्रेंडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी, सर्कुलेटिंग सप्लाई वर्सेस टोटल सप्लाई। इस तरह से खुद रिसर्च करके मैदान में उतरेंगे तो क्रिप्टो में बेहतर ढंग से निवेश कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।